हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांग 10। compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your judiciary 2021 preparation, these are the batches. देन यहाँ पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एवरीडे होती हैं, आईसीए, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, सीआरपीसी, लोकल लॉ, इंडियन पीनल कोड सबके ऊपर। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। देन दिस इज द फ्री टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोड को यूज करके, कुशांग 10। देन ये मॉक टेस्ट होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस चेक का सुबह 9 बजे। और इसका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन दिस इज प्राइसिंग प्लान। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 2200 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुशांग 10 कोड यूज करके। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के ऊपर, जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर आता है, चाहे एलएलबी के हों या जुडिशरी के हों। और आने वाले जो भी एग्जाम्स है जुडिशरी के, उनके अंदर भी आएगा। अब देखिए इंटरप्रिटेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, हम इसको थोड़ी क्विकली करेंगे, बहुत स्लोली नहीं चलेंगे, मेन मेन चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो ये जो वर्ड इंटरप्रिटेशन है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये वर्ड एक लैटिन टर्म है, इंटरप्रेटरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन या एक्सपाउंड करना या किसी चीज़ को समझना, ट्रांसलेट करना। वो होता है कि हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम किसी चीज के ट्रू एंड करेक्ट इंटेंशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रू एंड करेक्ट इंटेंशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसकी? जो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि हमारे लेजिस्लेचर की, जिसने हमारे स्टैच्यू को बनाया है। तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी इस लॉ को बनाने की, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो लॉ मेकर्स हैं उनकी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एनालिसिस करके सर्टेन एंड क्लियर मीनिंग को निकालते हैं। अब तो ये जो है जो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, या कोई भी लीगल फ्रेटर्निटी से जो बिलोंग करता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। अब मेनली अगर देखा जाए तो इंटरप्रिटेशन का काम किसका होता है? जजेस का होता है। ठीक है, तो जजेस का को हम क्या बोलते हैं? जो प्राइमरी फंक्शन है जजेस का है, क्योंकि वो जुडिशियल हेड होते हैं। एंड देन अब हमको ये भी पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, या फिर ठीक है, तो कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेचर हमारा लॉ बना देती है, ये हमें बेसिक्स पता है कि लेजिस्लेचर हमारा लॉ बना देती है, लेकिन फिर उसको जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी के अंदर जो जजेस होते हैं वो उसके प्रॉपर मीनिंग को निकालते हैं लॉ के, जो हमें लेजिस्लेचर ने बना के दिए। तो इससे क्या होता है, दोनों विंग्स के बीच में बैलेंस बना रहता है, एक लॉ बना रही है, एक उसका मीनिंग निकाल रही है। अब इसकी जरूरत क्यों है? तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि द एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स यूज इन द स्टैच्यूज, क्योंकि जो वर्ड्स यूज होते हैं किसी भी स्टैच्यू में, लॉ के अंदर, वो क्लियर नहीं होते, कई बारी उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे होते हैं। तो उनके सही मीनिंग को जानने के लिए हमें ये इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत होती है। देन सेकेंड, चेंज इन एनवायरनमेंट, कि जब लॉ बना था, हो सकता है कि आज से 50 ईयर्स एगो वो लॉ बना हो, तो उस वक्त का एनवायरनमेंट कुछ और था, और कल या आज कुछ और एनवायरनमेंट हो, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें जानने की जरूरत होती है। देन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्टैच्यूज। अब जो हमारे स्टैच्यूज होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं, ज्यादातर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, जैर्गन्स यूज हो रहे होते हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही होती हैं, जो कि इजिली समझ में नहीं आती, जिससे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है हमारे इंटरप्रिटेशन करने का। देन फोर्थ रीजन इज व्हेन लेजिस्लेशन डजंट कवर स्पेसिफिक एरिया। अब कई बार क्या होता है, कोई ग्रे एरियाज छूट जाते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज छूट जाती है, लेकिन वो हमारे स्टैच्यूज जिन्होंने बनाए थे वो चाहते थे कि वो भी कवर हो जाए। तो थ्रू इंटरप्रिटेशन वो एरियाज भी कवर किए जाते हैं उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर। देन कई बार क्या होता है, ड्राफ्टिंग एरर्स हो जाते हैं, जब हम अपने को ये जो अपने लॉ को ड्राफ्ट कर रहे थे, उस वक्त कई बार सफिशिएंट नॉलेज ना होने के कारण, या नेसेसरी वर्ड्स या करेक्ट ग्रामर कई बार यूज नहीं हो पाती, तो उससे जो हमारा स्टैचू होता है वो उस पॉइंट के ऊपर अनक्लियर हो जाता है। तो इस एम्बिग्यूटी को हमारी जो जुडिशरी होती है वो रिमूव कर देती है। देन किसी किसी जगह पे इनकम्प्लीट रूल्स होते हैं, तो उसके लिए भी फिर इंटरप्रिटेशन हम कर देते हैं। तो ये रीजंस होते हैं जिसके लिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब हमारे सामने काफी सारे रूल्स आएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स देखेंगे, तो हम उनको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन आता है। तो यहाँ पे हमें वर्ड से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा।
तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, हम स्पिरिट के अंदर नहीं जाएंगे लॉ की। जो लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि अगर एक वर्ड, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, तो जो उसका मीनिंग बनता है सिर्फ उसमें रहेंगे, हमें उसके पीछे मतलब नहीं कि इसके पीछे क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? तो जब जब भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो वहां पे कौन से रूल को यूज किया जाएगा? रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना, जिसके अंदर हम स्ट्रिक्ट रूल या लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं, ताकि कोई रॉन्ग इन्फ्रेंसेस ना निकले स्टैच्यूज से। जो भी वर्ड्स में लिखा है वही हमारा जो जुडिशिया वो निकाल के है। और मेनली ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या फिर टैक्सेशन प्रोविजंस के अंदर किस चीज को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यही लिटरल इंटरप्रिटेशन या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही यूज होता है टैक्सेशन प्रोविजंस के अंदर। ये कई बार आपको एमसीक्यू प्री के अंदर देखने को मिलेगा, कई कई स्टेट्स की जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर, कि टैक्सेशन प्रोविजंस के अंदर हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, या फिर जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है या लिटरल रूल है उस वो इनमें से किस में यूज होगा, जिसमें से आपको टैक्सेशन प्रोविजन का एक ऑप्शन देगा और आपका वो ठीक होगा। यहाँ पे कई सारे केसेस आते हैं। तो जैसे स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस एम्बेस सीमेंट्स 2005 का केस है। तो ये केसेस हम अभी आप इनको रीड कर सकते हो, आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप उनको डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इनको करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके नहीं जाना, क्योंकि जो भी एग्जाम्स है आपके उनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो इट वॉज हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड, इट शुड नॉट बी लेट ओपन फॉर द कोर्ट टू इंटरप्रेट इट, द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब इन द प्रोविजंस, की अगर कोई कंडीशन प्रोविजंस के अंदर लिखी हुई है तो वो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी, अपने हिसाब से उनके अंदर नहीं चला जाएगा। ठीक है, उनको मैंडेटरी फॉलो करना है। देन हमारे सामने आता है लिबरल इंटरप्रिटेशन। एक हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन, जहां पे आप लिटरली जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वही कर रहे हो, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। लेकिन लिबरल इंटरप्रिटेशन में क्या कर रहे हो आप? वाइडर मीनिंग में जा रहे हो, एनहेंस मीनिंग में जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जजेस को पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि वो लॉ को अकॉर्डिंग टू द केस रिक्वायरमेंट, जो पर्टिकुलर केस उनके पास आया उसके हिसाब से उनको इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए कोई भी कंपल्शन नहीं होगा, जो हमारे जजेस होंगे कि वो सिर्फ लेटर ऑफ द लॉ में रहें, वो उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, यानी कि स्पिरिट में जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि क्या है। तो लिबरल इंटरप्रिटेशन में आपको कौन से रूल्स यूज होते हैं? गोल्डन रूल हो गया, मिसचिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया, और भी आगे चल के आएंगे, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी इतनी सी बात है कि इस मेथड के अंदर जो जजेस हैं वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे लिटरल मीनिंग के अंदर, लेकिन वो अपने आप को अपॉर्चुनिटी देंगे, और एज वेल एज लॉयर्स को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो उनको एनलाइटन करे, कि कुछ उसके नए मीनिंग्स ढूंढ के लेके आए जो बनते हैं, जो स्पिरिट में, ऐसा नहीं कि कोई वेग मीनिंग लेके आ रहे हैं, जो वहां पे बनता है उस मीनिंग को उनके सामने लेके आए। तो यहाँ पे भी आपके सामने केसेस आते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। देन लिटरल रूल, अब देखो हम लिटरल रूल को देखते हैं, ये किसके अंदर आता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। तो लिटरल रूल में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलरली इंटरप्रिटेशन दो तरीके से हो रही है, या तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हो रही है या फिर लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रही है। स्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा आ रहा है? लिटरल रूल आ रहा है। और लिबरल के अंदर हमारे गोल्डन रूल, मिसचिफ रूल, जो भी आगे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो लिटरल रूल में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम इसको समझ चुके हैं कि सिर्फ हम इतना देखते हैं कि लॉ बोल क्या रहा है, लॉ का मतलब क्या है वो नहीं, सिर्फ जो वर्ड लिख दिया, अगर कहीं पे कोई वर्ड लिखा है तो सिर्फ उसी वर्ड के ऊपर हम रहेंगे, जो ओरिजिनल मीनिंग है ना उस वर्ड का, सिर्फ उसके अंदर रहेंगे, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई केस बेसिस पे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम कि केस बेसिस में इसका मीनिंग ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, जैसे हम लिबरल में कर रहे थे, यहाँ पे नहीं होगा। तो और ये कब यूज होगा? अब यूज कब होगा? जब जो हमारी लैंग्वेज है वो सिंपल है, वर्ड्स का सिर्फ एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें? जब एक वर्ड लिखा है उसका साफ साफ मीनिंग निकल रहा है, तो हम क्यों अपना फालतू का माइंड अप्लाई करें? ठीक है, लेकिन जहां पे दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं एक वर्ड के, तो फिर हम इसको यूज करने को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो court should never go beyond intention of the legislator when the words of the statute are in themselves precise and unambiguous। कि सीधा सा वर्ड लिखा है, प्रिसाइज है, अनएम्बिग्यूस है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, देन देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट इन द नेचर नेचुरल और ऑर्डिनरी सेंस, तो उसको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है।
जैसे ये आर वर्सेस हैरिस का केस आता है, फिशर वर्सेस बेल का केस आता है, कि जैसे यहाँ पे आर वर्सेस हैरिस के अंदर बोला था कि डिफेंडेंट ने क्या किया था, जो विक्टिम की नोज थी वो तोड़ दी थी, तो यहाँ पे जो स्टैचू था उसने मना किया था कि आप किसी की नोज को स्टैप, कट या वाउंड नहीं करोगे, तो ये बिट ऑफ करना उस डेफिनेशन के अंदर नहीं था, तो फिर हमने उसको, उसकी जो कन्विक्शन थी उसको क्वैश कर दिया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिटरल इंटरप्रिटेशन की, कि जो वर्ड लिखा है सिर्फ वो हुआ है तो ठीक है, उसके अलावा कोई और चीज हुई है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे फिशर वर्सेस बेल का केस आप पढ़ सकते हो। प्रितपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका इंडियन केस है जिसके अंदर नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड केस है। तो इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है लिटरल इंटरप्रिटेशन का, क्यों? पहली चीज कि जज जो है वो लिटरल मीनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो उसके वाइडर मीनिंग को नहीं देखते जजेस। देन जो लिमिटेशंस ऑफ द लैंग्वेजेस हैं उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज कई बारी जो चीज हम कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कन्वे कर पाती। देन जो वर्ड्स होते हैं वो टाइम के साथ उनका मीनिंग कई बार चेंज होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट कर दिया तो वो ओरिजिनली किसी और चीज के लिए किया गया था, अब यहाँ पे कुछ और मीनिंग निकल रहा है, तो हम अभी भी वर्ड्स के ऊपर ही स्टक हैं, तो इससे जो है सही मीनिंग नहीं निकल पाता। देन बेसिंग इट ऑन रॉन्ग एजम्पशन दैट वर्ड हैज ओनली वन फिक्स मीनिंग, और ये सबसे बड़ी इसके अंदर एजम्पशन हमने ये कर रखी है कि एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, जिसके कारण इसकी प्रॉब्लम अराइज होती है। देन इसके कारण स्टैचू के अंदर क्लैरिटी नहीं रहती और हम सही से मीनिंग डिटरमाइन नहीं कर पाते। देन हमारे सामने आता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उट रेस मैगिस वेलिड क्वम पैरेट, जिसका मतलब होता है व्हेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू इज मेड इट शुड बी डन इन मीनिंगफुल एंड सेंसिबल मैनर, कि आप किसी चीज का मीनिंग निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, मीनिंगफुल वे में निकालोगे कि सच में उसका कोई मतलब निकले, और सेंसिबल मैनर के अंदर कि वो सेंसिबल हो। अगर किसी स्टैचू के दो इंटरप्रिटेशन निकल रही हैं, जहां पे एक कंप्लीटली वेग है और एब्सर्ड है और अदर जो है परफेक्टली सेंस बना रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को लगाएंगे और मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन जो हमारा निकल रहा है उसको लेंगे, कि भाई एक चीज के दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक बिल्कुल ही यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा जो आप यूज करना चाहते हो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, और एक परफेक्टली मीनिंगफुल निकल रहा है, तो जो सा परफेक्टली मीनिंगफुल निकल रहा है ना, हम उसको यहाँ पे बिठा लेंगे। ठीक है। A provision of law cannot be so interpreted where it is made without using common sense. Every word or expression used in act should be receive its natural and fair meaning which was made in accordance with the legislator। यहाँ पे हमारे सामने केस आता है तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह का। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो कि इट इज ओनली व्हेन द लैंग्वेज ऑफ स्टैच्यू इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन लीड्स टू मैनिफेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द apparent purpose of the enactment or to some inconvenience or absurdity, the hardship of the injustice presumably not intended or construction may be put upon it which modifies the meaning of the word and even the structure of the sentence। देन कवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस आता है। इसके अंदर बोला कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग, की कोर्ट जो है अपने डिक्शनरी मीनिंग से डिपार्ट कर सकते हैं किसी वर्ड की मीनिंग को निकालने के लिए, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से किसी चीज को मीनिंग दे सकते हैं, जिससे कि जो रेमेडी है विच विल एडवांस द रेमेडी, जो रेमेडी है वो एडवांस हो जाएगी, एंड सप्रेस द मिस्ट्री प्रोवाइडेड द कोर्ट डज नॉट हैव टू कंजक्चर और समराइज, कंस्ट्रक्शन विल बी अडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैच्यू, की जो स्टैच्यू कन्वे करना चाहता था हमारे पास वो मीनिंग इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो केसेस को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इतना हमें इनके अंदर डीप में जाने की जरूरत है नहीं। फिर हमारे सामने आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को ना हम ब्रिटिश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम जजेस को अलाउ करते हैं कि वो नॉर्मल मीनिंग से डिपार्ट करें, मतलब कि हटे उनसे, ताकि एब्सर्ड रिजल्ट ना निकले, जो बेकार रिजल्ट है वो ना निकले। क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने जब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पढ़ा था कि सम टाइम क्या होता है कि अगर हम लेटर ऑफ लॉ के अंदर रहते हैं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और एब्सर्ड रिजल्ट निकलते हैं, तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हमने गोल्डन रूल को निकाला। इस मेथड के अंदर होता क्या है, इसको हम कॉम्प्रोमाइज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिटरल रूल जो हम पढ़ चुके हैं और मिस्चिफ रूल जो अभी हम पढ़ेंगे उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, उनके कहीं ना कहीं बीच में आके ये फिक्स होता है। तो लिटरल रूल के अंदर हम जजेस क्या करते थे, सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग निकालते थे, उनको लेजिस्लेचर से मतलब कोई नहीं होता था, लेकिन जैसे कि इन केस ऑफ होमोग्राफ्स में जैसे होता है जहाँ पे वर्ड्स का एक से ज्यादा मीनिंग होता है, तो जज जो है वो चूज कर सकते हैं कि कौन सा मीनिंग ज्यादा सूटेबल है पर्टिकुलर केस के अंदर, और जौन सा मीनिंग ज्यादा सूटेबल होगा उसको वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे दो मेन सिचुएशंस होती है इस रूल के अंदर, कि कभी आप गोल्डन रूल अप्लाई करोगे। पहली चीज, व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू नैरो, बहुत ही नैरो मीनिंग है एक वर्ड का। व्हेन द वर्ड इन इटसेल्फ हैज एम्बिग्यूटी एंड एब्सर्डिटी, कि उस वर्ड के अंदर कोई कंफ्यूजन है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया जाता है, मान लो कि कहीं पे लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ है डू नॉट यूज लिफ्ट
इन केस ऑफ फायर, कि आग लगी है, लिफ्ट को यूज मत करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकाल लोगे, बहुत ही नैरो मीनिंग इसका निकल रहा है और एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अब बस आप खड़े रहो, लिफ्ट को यूज मत करो क्योंकि आग लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलना चाहिए, इफ यू कंसीडर इट इन लिटरल मीनिंग, यू शुड नेवर यूज अ लिफ्ट, कभी भी आप लिफ्ट को यूज नहीं करोगे। तो इससे क्या निकल रहा है, एब्सर्ड रिजल्ट निकल रहा है, बेकार रिजल्ट निकल रहा है कि भाई अब तो आप लिफ्ट यूज ही नहीं कर पाओगे, लगाने का फायदा क्या होगा, या फिर ये आप जो आपने जो लिख दिया उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु पुट द साइन इज टू प्रिवेंट यूजिंग ऑफ लिफ्ट when there is live fire burning anywhere near the lift। क्योंकि जिसने वो लिखा है उसका वहां पे मतलब क्या था कि जब कहीं पे लाइव फायर, जब उस वक्त वहां पे फायर लगी हुई है तब आपको यूज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको इंटरप्रिटेट करोगे लिटरल सेंस के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, एब्सर्ड मीनिंग निकल जाएगा जो हमें नहीं चाहिए था, और बहुत ही नैरो इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गोल्डन रूल अप्लाई किया कि अच्छा यहाँ पे जब ये बात हो रही है कि जब लाइव फायर लगेगी तब की हम बात कर रहे हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, सेकंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके, आर वर्सेस एलन का केस आ जाता है, एडलर वर्सेस जॉर्ज केस आ जाता है, उत्तर प्रदेश भूधन यगन समिति वर्सेस ब्रिज किशोर का केस आ जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है गोल्डन रूल के, ये क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर कर देता है दोनों विंग्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, जो जुडिशियल और लेजिस्लेचर है, जुडिशियल अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने लग जाती है, लेजिस्लेचर को पीछे छोड़ जाती है। और यहाँ पे जजेस जो है टेक्निकली जो है हमारे लेजिस्लेचर को चेंज कर सकते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। तो ये मेथड कब यूज होता है, जब किसी वर्ड के अंदर एब्सर्डिटी होती है, किसी स्टैच्यू के अंदर एब्सर्डिटी होती है, एम्बिग्यूटी होती है, और किसी वर्ड का नैरो मीनिंग निकल रहा होता है, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसका क्रिटिसिज्म है। तो हमने दो रूल अभी कौन से देखे जो यहाँ पे थे, एक हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देखा था, देन हमने गोल्डन रूल देखा था, देन हमारा मिस्चीफ रूल आया। मिस्चीफ रूल क्या कहता है, ये ना जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है उसको डिटरमाइन क्यों किया गया, उसको बनाया क्यों गया, उसके पीछे देखता है। तो यहाँ पे ना आप सीधे सी एक केस आता है हमारा, हेडन्स केस आता है, उसको हम देख सकते हैं कि प्रीवियस वाले स्टैच्यू को हटा के हम ये क्यों लेके आए। तो ये बहुत ही पुराना है 16th सेंचुरी का, इसलिए इसको अभी यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट हम देखते हैं हेडन्स केस के अंदर क्या बोला गया। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या, वट वॉज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, इससे ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इससे पहले हमें हमारे पास कौन सा एक्ट था। ठीक है, सेकेंड चीज, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, कि वो जो पुराने वाला लॉ था वो हमने क्यों हटाया, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, तभी हमने न्यू लॉ बनाया। फिर थर्ड चीज, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व बाय अपॉइंटिंग और क्योर द डिजीज ऑफ द कॉमनवेल्थ, कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसने क्या रेमेडी देने की कोशिश की है। और चौथा पॉइंट, व्हाट इज द ट्रू रीजन बिहाइंड द रेमेडी, और ये जो रेमेडी दी गई है उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों दी गई है। तो इन चार चीजों को अप्लाई करके हम हेडन्स केस को अप्लाई करके हम ये जो चार पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे हम इंटरप्रिटेट करते हैं मिसचीफ रूल के अंदर। तो ये चार पॉइंट आप याद कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एलएलबी में तो पक्का आएंगे, जुडिशरी भी आपसे पूछ सकते हैं। हेडन्स केस का नाम पूछ सकते हैं कि हेडन्स केस किससे रिलेटेड है, या हम गोल्डन रूल को और किस रूल के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपसे प्री के अंदर पूछी जा सकती है। थॉमस वर्सेस लॉर्ड क्लेन मॉरिस केस, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, काफी सारे आते हैं इसके अंदर, आप ये रीड कर सकते हो सारे। एलॉयड वर्सेस ग्रे का केस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो हमारी लॉ कमीशन ने बताई, कि मिस्चीफ रूल इज मोर एफिशिएंट एज इट अपोज टू लिटरल एंड गोल्डन रूल, कि लिटरल और गोल्डन रूल से ज्यादा ये एफिशिएंट है। एंड इट अवॉइड्स अनजस्ट एंड एब्सर्ड रिजल्ट इन सेंटेंसिंग, और इससे अनजस्ट और एब्सर्ड रिजल्ट नहीं आते। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही आउटडेटेड रूल है 16th सेंचुरी का, और हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। देन ये जुडिशरी को एक्सेस पावर दे देता है, और ये हमारी डेमोक्रेटी के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, जो कि अपने आप में अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, और ये लॉ को अनसर्टेन बना देता है। ठीक है, देन हमारे सामने आता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ये आपने काफी सुना होगा, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो फेमस केसेस आते हैं उसके अंदर भी हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल को देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इस रूल को या इस इंटरप्रिटेशन के रूल को हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दो या दो से ज्यादा स्टैच्यूज के बीच में, दो अलग अलग स्टैच्यूज है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर सेम स्टैच्यू के ही दो प्रोविजंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब देखो जहां पे लड़ाई होगी वहां पे हम हारमनी लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें ये पता है कि हर एक लॉ को हम किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाएंगे। तो जजेस को क्या करना पड़ता है, उस पर्पस को देखना पड़ता है और उनके बीच में हारमनी लानी पड़ती है जिन दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और मान लो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो पब्लिक इंटरेस्ट को वहां पे हमें बचाना है। तो कई बार ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम दो प्रोविजंस को हार्मोनाइज करें स्टैच्यू के, जो कि एक टाइम पे दिए गए हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है,
ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी जिससे कि हेड ऑन क्लैश हो, यानी कि अगर मान लो दो अगर हमारे सामने प्रोविजंस आते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर में बोला कि अगर आपके सामने दो प्रोविजंस आते हैं सेम लेजिस्लेशन के जो कि अपने आप में इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे के साथ, जैसे दो सेक्शंस अपने आप में दो इनकंसिस्टेंट है, तो दोनों ही प्रोविजंस को आपको इंटरप्रेट करना होगा इस तरीके से कि आपने दोनों प्रोविजंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, हेड ऑन क्लैश हो जाएगा कि दूसरे की तो वैल्यू ही नहीं रही। तो एक को दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं करना, आपने आपको दोनों के बीच में हार्मोनाइज करना है, उनकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है उनको, उनसे जो डिस्ट्रक्शन हो रही है एक से दूसरे प्रोविजन के बीच में, उनको खत्म करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 5 रूल्स दिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए। सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरीज के केस के अंदर, बल्क के केस के अंदर कैरीज आगे लिखा हुआ है। तो ये क्या 5 प्रिंसिपल्स दिए जब हमें ये अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज, द कोर्ट शुड अवॉइड सच प्रोविजंस व्हिच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग इन नेचर एंड व्हिच ब्रिंग्स अ हेड ऑन क्लैश बिटवीन द ईच अदर। कोर्ट को अवॉइड करना है ऐसे प्रोविजंस को। देन सेकंड चीज की कोर्ट को इंटरप्रिटेट करना है इस तरीके से ऐसे प्रोविजंस को कि उनके बीच में हार्मनी आए, जो भी कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजंस है। देन तीसरी चीज जो कोर्ट को ध्यान रखनी है कि जो प्रोविजंस है, जो भी एक सेक्शन है वो दूसरे सेक्शन को डिफीट ना करे, कि इस तरीके से मत इंटरप्रेट करो कि आपने पूरे के पूरे एक्ट को ही कहीं और मतलब फालतू समझ लिया, या किसी और दूसरे सेक्शन को ही फालतू समझ लिया। दोनों के बीच में हार्मनी बिल्ड करनी है आपने। चौथी बात, when the court fails to bring harmony to both the parties, it should at last least interpret in such a manner where both the provisions are given effect as much as possible, कि वो नहीं कर पा रहा दोनों के बीच में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को क्या करना है, इस तरीके से करना है कि दोनों को कम से कम कुछ जो भी पॉसिबल क्या कहते हैं इफेक्ट है, दोनों ही प्रोविजन को पॉसिबल इफेक्ट देना है आपको किसी भी तरीके से। ठीक है। और पांचवी बात जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, कोर्ट शुड कीप इन माइंड दैट इंटरप्रिटेशन विच रिड्यूसेस वन प्रोविजन टू द डेड इज नॉट हार्मोनियस। हियर हार्मोनाइजिंग डजंट मीन डिस्ट्रॉइंग। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रोविजन को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि दूसरा प्रोविजन उसके कारण डेड हो रहा है। ठीक है। तो हार्मोनाइजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हार्मोनाइजिंग का मीनिंग होता है कि दोनों के बीच में बैलेंस बिठा रहे हो। तो आपको जब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है एज पर आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये बस आपसे ऐसे ही पूछेगा कि जब दो प्रोविजंस के बीच में हार्मनी नहीं होगी तो आप क्या करोगे प्री के अंदर। तो और एलएलबी के अंदर आपको ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे अगर आप अपने एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो। देन आता है एजिडम एजिस्डम जेनरिस। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने एक फेमस केस के अंदर देखा होगा, कमेंट करना कौन से केस में देखा है आपने एजिस्डम जेनरिस, जिसका मतलब होता है सेम काइंड। यानी कि अगर कई सारे वर्ड्स एक साथ लिखे जा रहे हैं तो जो उन वर्ड्स का मीनिंग था तो उसके बाद जो जनरल वर्ड लिखा गया ना उसके अंदर भी सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होंगी। जनरली द वर्ड शुड बी गिवन देयर नेचुरल मीनिंग अनलेस इट रिक्वायर्स स्पेशल मीनिंग बेस्ड ऑन दैट कंटेक्स्ट। व्हेन जनरल वर्ड फॉलो स्पेसिफिक वर्ड, देखो बोल रहा है कि कोई जनरल वर्ड किसी स्पेसिफिक वर्ड के पास आ रहा है that are distinct in nature, the general word should also be given the specific meaning to it। तो जनरल वर्ड को भी आप वही स्पेसिफिक मीनिंग दोगे। जैसे कि इसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि आपने एक साथ 5 वर्ड्स लिखे, कि आपने लिखा कार, आपने लिखा ट्रक, आपने लिखा टेम्पो, देन अदर व्हीकल्स। तो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स हैं कैसे हैं, सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो जो आपके अदर ट्रांसपोर्ट भी होंगे ना उसके अंदर सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट आएगा, क्योंकि ये जो अदर व्हीकल्स थे ये क्या था, जनरल वर्ड था। तो जनरल के अंदर जो आपने स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे थे ना, कार जो भी चीजें लिखी थी आपने, कार स्कूटर या टेम्पो जो भी लिखा था आपने, तो जो जनरल वर्ड जो आपने लिखा अदर व्हीकल्स, उसका मतलब भी वही होगा जो स्पेसिफिक वर्ड्स का। तो यहाँ पे भी आप लैंड व्हीकल ही लोगे। तो एडजस्टम जनरस यही बोलता है कि जो भी जनरल वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक को से ही मीनिंग अपना निकालेंगे। ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं तो इनको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। देन ये हमारा आता है यहाँ पे जो कि हमें पता होना चाहिए इसके अंदर, कि इन दिस केस इट गिव्स द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हिच शुड बी प्रेजेंट इन द केस इन ऑर्डर टू अप्लाई एडजस्टम जनरस। कौन सा केस है ये हमारा, रेजिना वर्सेस एडमंड्सडन 1859 का केस है। इसके अंदर 5 बातें बोली थी जब एजिस्डम जनरल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात, द स्टैट्यूट शुड कंटेन एन एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। एनुमरेशन जैसे कि एक के बाद एक वर्ड्स आ रहे हो, कुछ 4-5 एक साथ ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हो। द जनरल टर्म शुड फॉलो द स्पेसिफिक टर्म, और उन जनरल टर्म्स के बाद कोई स्पेसिफिक टर्म आ रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। देन देयर शुड बी नो डिफरेंट इंटेंट ऑफ लेजिस्लेटर टू द जनरल टर्म, कि आपका लेजिस्लेचर है वो नहीं चाह रहा कि उसका कोई अलग से मीनिंग निकले। देन द सीरीज ऑफ द एन्यूमरेशन शुड कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी। वो जो सीरीज चल रही है ना, जैसे मैंने आपको व्हीकल्स का एग्जांपल दिया तो ये क्लास क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ और कुछ आपने कोई वर्ड किसी चीज से रिलेटेड है, कोई वर्ड किसी चीज से रिलेटेड, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा उसका। द क्लास और कैटेगरी वी शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, की जो
क्लास या कैटेगरी है वो अपने आप में एग्जॉस्ट ना हो जाए कि जितनी चीजें लिखनी थी आपने लिख दी, अब उसके बाद कोई और चीज बची ना हो उसके अंदर, तो फिर उसका मतलब आप कैसे निकाल सकते हो कि वही होगा, क्योंकि वहां पे तो सारी चीजें खत्म हो गई उन्हीं 4 वर्ड्स के अंदर। पांचवे में आप जनरल टर्म कोई लिख दी तो उसका मतलब आप कोई और चीजें इंक्लूड करना चाह रहे हो। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी होगी। एलएलबी के एग्जाम के लिए आपको ये याद करनी है, मेंस के लिए भी याद करनी है, लेकिन प्री के अंदर आपसे ये सारी टर्म्स याद करना जरूरी नहीं है, मेन मेन आप सिर्फ समझ लो कि क्या है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अब ये जो हमारा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है ना, ये क्यों बनाया गया है? द जनरल रूल ऑफ स्टैचू इज दैट इफ द वर्ड यूज इन स्टैचू एक्सक्लूड सर्टेन केसेस इन इट्स कॉमन मीनिंग, इट शुड नॉट बी फोर्स अननेसेसरली टू इंक्लूड दोस केसेस, कि भाई कोई चीज नहीं लिखी तो आप जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो उसके अंदर। एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, अब ये जो हमारी जनरल, ये बात है ना, जनरल रूल है कि भैया कोई चीज नहीं लिखी तो आप उसको नहीं डालोगे उसमें, इसकी एक्सेप्शन आ जाती है। एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट व्हेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैचू इज नॉट अचीव। आपने 4 बातें लिख दी, लेकिन आपने जो अपना लॉ बनाया था, स्टैचू बनाया था, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ था, उन 4 बातों में वो ऑब्जेक्टिव वाली चीज आई नहीं रही, तो अब इस ग्रे एरिया को आप फुलफिल करोगे। जनरल रूल तो बोलता है 4 चीजें बोलिए, 4 चीजों पे ही रहो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है कि आपने ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो इन 4 बातों से पूरा हो ही नहीं रहा, तो 5वीं बात लेके आओ जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो आपको। तो वो इसकी एक्सेप्शन है। बाय एक्सक्लूडिंग दोस केसेस देन वर्ड मे बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द केस रिक्वायर्स, तो फिर आप केस के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केसेस आते हैं, हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड वर्सेस अशोक विष्णु काते का केस, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम का केस, ये सब आप रीड कर सकते हो। देन आता है परपोसिव कंस्ट्रक्शन। इट इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ मिस्chief रूल। जो मिस्chief रूल इतना 16th सेंचुरी का है, उसका मॉडर्न वर्जन हमने निकाल दिया परपोसिव कंस्ट्रक्शन। ये तो है जो है ना हमारा ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू लिटरल रूल या गोल्डन रूल, दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और ये क्या करता है, जो उसका मीनिंग होता है ना, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है किसी वर्ड के या फ्रेज के। तो यानी कि एक तरीके से जो आपका लॉ का पर्पस है उसको निकालने की कोशिश करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, परपोसिव कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। तो ये रूल क्या करता है, जजेस को अलाउ करता है कि वो ऐड या इग्नोर कर सकते हैं किसी वर्ड को किसी स्टैचू के अंदर, जब वो किसी भी स्टैचू को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द लॉ एंड गिव अ फेयर एंड इक्वल जस्टिस टू एवरीवन, कि वो सभी को इक्वल एंड फेयर जस्टिस दे सके। इस रूल को हमेशा ही, परपोसिव कंस्ट्रक्शन को हमेशा मिस्chief रूल से कंपेयर किया जा सकता है, और ये आपकी प्री में पूछा जा सकता है कि परपोसिव कंस्ट्रक्शन इज कंपेयर्ड विद विच रूल, या मिस्chief रूल इज कंपेयर्ड विद विच कंस्ट्रक्शन, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स वगैरह आ जाते हैं। रेजिन वर्सेस बैरनेट लंदन बोरक काउंसिल एक्स पार्टी शाह का केस आ जाता है, ये आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ रूल्स आते हैं 2-4, ये हम देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आता है एक्सप्रीसियो उनिस एस एक्सक्लूसिव एलित्रिस। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस्ड मेंशन एंड इम्प्लाइड एक्सक्लूजन, कि अगर कोई चीज पर्टिकुलरली लिख दी गई, एक्सप्रेसियो मींस कि कोई चीज एक्सप्रेसली लिख दी गई, तो इसका मतलब आप और कोई चीज इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। अगर 4 चीजें 5 चीजें कहीं पे लिख दी गई, तो सिर्फ आप उन्हीं को लोगे जो एक्सप्रेसली मेंशन, एक लिस्ट मेंशन कर दी गई मान लो कहीं पे, और कोई और चीज उसके अलावा नहीं लिखी गई। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बाकी सभी चीजों को एक्सक्लूड कर दोगे। एक लिस्ट दी दी गई, तो लिस्ट में 5 नाम लिखे गए, तो 5 ही चीजें होंगी, उसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं पे कोई चीज एक्सप्रेसली लिख दी गई तो आप उसी के ऊपर रहोगे, उसके बाहर कहीं नहीं जाओगे। देन आता है कंटेम्प्रोनिया एक्सपोसिट एज ऑप्टिमा एट फॉस्टिमिडिया इन लीगी। इसका मतलब होता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन एज टाइम पासिस बाय वर्ड यूज इन द स्टैचू विल अंडरगो चेंजेस इन देयर मीनिंग, बट व्हेन इट इज interpreted the word should bear its original and same meaning as the statue intended when it was passed। कि आप क्या करोगे, टाइम के साथ वर्ड्स का मीनिंग तो चेंज होगा, लेकिन जो ओरिजिनली जब वो बना था स्टैचू, उस वक्त जो उस वर्ड का मीनिंग था वही मीनिंग यहाँ पे इंटरप्रेट करोगे, जब भी वो लॉ फॉर्मुलेट हुआ था उस हिसाब से। तो इसलिए जो भी ओल्ड स्टैचूज होंगे वो किस तरीके से इंटरप्रेटेड होंगे, इसी तरीके से होंगे जैसे कि जो भी उनका पर्पस है इंट्रोड्यूस करने का, उसी हिसाब से जो ओरिजिनल मीनिंग था उसी हिसाब से उनको इंटरप्रेट करोगे। देन नॉसिचर एसोसिस आता है, ये आपका एजेस्डम जनरल से थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, जो आपको कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन उससे काफी फर्क है इसके अंदर। नॉसिचर एसोसिएशन इज द लैटिन टर्म व्हिच मींस एसोसिएटेड वर्ड। जो भी उसके आसपास के वर्ड्स है ना, उनसे आप उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। यहाँ पे लिस्ट की तरह नहीं होगा जैसे आप एजेस्डम जनरल्स में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड का आपको मीनिंग
कोई अनएम्बिगियस लग रहा है, अनक्लियर लग रहा है, इस तरीके की कोई भी चीज लग रही है, तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे जो उसके स्टैच्यू है या पूरा जो वहाँ पे आसपास की उसकी चीजें हैं, वर्ड्स हैं, उससे उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। जैसे होता है ना, कई बार आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप लाइन पढ़ते हो, फिर आपको समझ आ जाता है, तो वही चीज नोसिस और एसोसिएशन के अंदर है कि जो उसके एसोसिएटेड वर्ड्स है उससे करोगे। जैसी संगति वैसी चीज, जैसे फ्रेंड्स होते हैं तो ऐसा माना जाता है ना कि वो बंदा भी ऐसे ही होगा, वो कोई ऐसे ग्रुप में रह रहा है जो सबको मारते हैं, तो आप भी मानोगे कि हाँ ये उनके साथ रह रहा है तो मतलब ये भी मारता है। तो नोसिस और एसोलिस का मतलब यही है, एसोसिएटेड वर्ड्स, एसोसिएटेड पीपल, वही आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जनरल वर्ड्स एंड ऑल्सो लिमिट द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक और स्पेशल टर्म्स। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हो। अब एड्स इन इंटरप्रिटेशन आता है कि क्या क्या चीजें इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करती है, और हमारा इंटरप्रिटेशन में इतनी ही चीजें हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे, जो सा भी एग्जाम आपने करना है। तो यहाँ पे आप किन किन चीजों की हेल्प लेते हो, तो देखो दो तरीके के एड होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल एड और एक होते हैं इंटरनल एड। ठीक है, एक्सटर्नल एड मतलब कि जो आप एक्ट के बाहर जाके हेल्प ले रहे हो चीजों से, और इंटरनल एड यानी कि जो स्टैच्यू के अंदर ही आप उनकी चीजों से हेल्प ले रहे हो। तो इंटरनल एड्स के अंदर जैसे कि आप जो टाइटल ऑफ द स्टैच्यू होता है उसकी हेल्प लेते हो, जो टाइटल ऑफ द स्टैच्यू होता है उसकी हेल्प लेते हो। जैसे कि एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल होता है। तो जब आप बिल्कुल बेर एक्ट को खोलोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइटल देखने को मिलेगा, हर एक एक्ट के अंदर होता है ये। जैसे सीपीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एन एक्ट फॉर टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकचर। तो यहाँ से आपको इसका लॉन्ग टाइटल से पता चल जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो किसी प्रोविजन में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप आ जाओगे इसके ऊपर लॉन्ग टाइटल को, अच्छा ये इसके लिए बना है कि हम सारे सिविल लॉ को एक साथ लेके आना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से आप मीनिंग उसका निकाल लोगे। ठीक है, देन शॉर्ट टाइटल भी हमको हेल्प करता है। जैसे कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, द एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इट शेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। तो ये चीजें, देन हमारा प्रियम्बल होता है, हर एक एक्ट के अंदर आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे एम और ऑब्जेक्टिव लिखा होता है एक्ट का, ये हमें हेल्प करता है जानने के लिए। ठीक है, इसके अंदर केस आ जाएंगे, काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट, तो ये सब देख लेना आप। देन हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, जो आप जिस भी सेक्शंस पढ़ रहे हो किसी ना किसी चैप्टर के अंदर आएगा तो उसकी कुछ टाइटल होगा उस चैप्टर का, देन कुछ हेडिंग होगी जिस सेक्शन को आप पढ़ रहे हो, तो उससे भी आप मीनिंग निकालोगे। तो देन इसके अंदर केस आता है दुर्गा थात्रे वर्सेस नारायणा थातेरा एंड अनदर का केस। देन मार्जिनल नोट्स होते हैं, आप नीचे देखोगे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे सेक्शन के नीचे ना, कुछ नोट्स होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक है, देन डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लोज, सेक्शन 2 ज्यादातर जिस बारे में बात कर रहा होता है ज्यादातर मेजर एक्ट्स का, तो ये हेल्प करता है हमें इंटरप्रिटेशन करने में कि अच्छा इस एक्ट के अंदर कहीं पे भी ये वर्ड आएगा तो उसका मतलब ये समझेंगे हम। तो डेफिनेशन हेल्प करती है, ये सब एक्ट के अंदर की चीजें आपको हेल्प कर रही है। इलस्ट्रेशन दी होती है, जैसे कितने सारे एक्ट के अंदर आईपीसी पढ़ते हैं, ये सारे एक्ट पढ़ते हैं, कितनी सारी इलस्ट्रेशन दी होती है उसके अंदर, तो वो हेल्प करती है हमें समझने में। प्रोविजियो दिए होते हैं, ज्यादातर सेक्शन के अंदर प्रोविजो दिए होते हैं, एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उससे हमें चीजें समझ आती हैं। सेविंग क्लॉज दिए होते हैं हमें, प्रोविजियो, एक्सेप्शन, ये सब चीजें दी होती हैं, सब प्रोविजो के अंदर आती हैं। एक्सप्लेनेशंस दी होती हैं, शेड्यूल्स दिए होते हैं एक्ट के पीछे, पंक्चुएशंस लगी होती हैं, जो कि हमें जो कि बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है स्टैचू का, लेकिन इससे हमें काफी समझ आता है। जैसे आपने कॉमा देखा होगा, वो कॉमा वाला मीनिंग देखा होगा, हैंग टिल डेथ, और हैंग टिल डेथ की हैंग के बाद कॉमा लगा दिया, और हैंग के बाद टिल डेथ के बाद कॉमा लगा दिया, तो उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पंक्चुएशंस का मीनिंग, देन हमारे सामने आती है एक्सटर्नल एड, जो कि हमारे एक्ट से बाहर जाके हमें हेल्प करती हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि ये एक्ट के पीछे बनाने का आइडिया क्या था। देन कमिटीज की रिपोर्ट्स देखी जाती है, क्योंकि कोई एक्ट बनने से पहले काफी सारी कमिटीज अपॉइंट की जाती हैं, और उनसे फिर पूछा जाता है कि किस तरीके से एक्ट बनाया जाए। उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम हमारा ये क्यों बनाया गया है। देन जुडिशियल डिसीजंस, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट की या इस तरीके के डिसीजंस आए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि पहले क्या इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की गई है इन चीज़ों की। डिक्शनरी को देख सकते हैं हम, तो आओ ये आप एक्ट के बाहर जाके देख रहे हो। देन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट्स क्या हुई, जैसे कि हमने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसको हम किस हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं। बहुत सारे और मटेरियल्स होते हैं, बुक्स, जर्नल्स, पेपर्स, आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि एमिनेंट स्कॉलर्स अपने प्रिंट करते हैं, निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको समझ आया हो यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आपका कोई रिवीजन हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।